अ वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज मैं जब आ रहा था तो देखा सड़कों के ऊपर क्या जबरदस्त एनवायरनमेंट, क्या जबरदस्त माहौल है। हर तरफ झंडे ही झंडे लहरा रहे हैं, लोगों की गाड़ियों पर झंडे लगे हैं, घर की छतों पे लगे हुए हैं, सड़कों पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। और आज मैंने देखा बड़ी खुशी हुई। जैसे हम बचपन में जाते थे तो स्कूल में तैयार होकर जाते थे, कुछ बच्चों के यहाँ पर जो है वो झंडा बना हुआ है, कुछ बच्चियों ने वो हरी कलर की पोनी पहनी हुई है, बैंड लगाए हुए हैं। यानी कि इसका मतलब है कि आजादी के दिन करीब आते जा रहे हैं। 2 ही दिन रह चुके हैं, कल का दिन और फिर परसों है आजादी का दिन और जश्न होगा। और ये जश्न सिर्फ यहाँ तक नहीं हो रहा बल्कि हमने देखा कि गवर्नर हाउस में भी जश्न हो रहा है। 14 दिन से जश्न हो रहा है, सिंध हुकूमत भी कर रही है। सब जबरदस्त है भाई। सिंध हुकूमत इस जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रही है और मेरे ख्याल में 1 अगस्त से ही शुरू हो गई थी और अब 14 अगस्त तक के कंटिन्यू इवेंट्स हमारे गवर्नर की जानिब से कराए जा रहे हैं और अवाम भरपूर तादाद में शिरकत कर रही है और काफ़ी इंजॉय कर रही है। इस जश्न आज़ादी को मनाने का मकसद जो है ना सिर्फ इस वक्त जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करना है बल्कि जो मार्का हक में हमने कामयाबी हासिल की है, हमारी जो फौज ने हमारे अवाम का सर फखर से बुलंद किया है, तो वो आज़ादी के साथ साथ हम ये खुशी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि अगर कराची की बात करें ना स्पेसिफिकली तो कराची के जो गवर्नर यानी कि सिंध के जो गवर्नर हैं कामरान डिसोरी साहब, इन्होंने एक नई रीत कायम की है कि गवर्नर हाउस के अंदर कॉन्सर्ट्स होते हैं। वो सेलिब्रिटी सिंगर्स आते हैं जिनको आप बड़ा पे करके जो है वो उनके कॉन्सर्ट्स में जाते हैं। 5-5 हज़ार रुपए के पासेस होते हैं। तो हमने देखा है राहत फ़तेह अली खान भी सिंध के जो गवर्नर हाउस है उसमें आए। अच्छा। फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर आतिफ असलम भी आए और सखर में भी हुआ, ये हैदराबाद में भी हुआ। और अब जो सिंध की जानिब से यानी कि कराची के अंदर नेशनल स्टेडियम में भी 13 तारीख को ये सारे बड़े सिंगर्स आएंगे और जश्न आज़ादी के लिए जो मिली नगमे होते हैं वो सारे गाए जाते हैं, लहू को गरमाया जाता है, पलट के झपटना, झपट के पलटना, वो सारी यादें ताज़ा की जाती हैं। और इसी जश्न आज़ादी के झंडे तले हमारी कौम इस वक्त इतनी मुत्तहिद है, हमारी तमाम सियासी जो जमातें हैं वो एक पेज पर आ गई हैं क्योंकि जो ये मार्के हक की फतह है इसने तमाम अवाम का जो खरोश ना सिर्फ बढ़ाया है बल्कि सबको एक पेज पे लेकर आ गए हैं, सबको मुत्तहिद कर दिया है। भाई अच्छी बातों से आगाज़ करते हैं और अच्छी बातों के हवाले से हमने ये कहा था कि भाई जो अगस्त का महीना होगा उसमें हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के फरमान आप लोगों को बताया करेंगे। सो यू विल कम टू नो के बाबा कौम ने क्या क्या बातें की थी जिसको आप अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें सो यू वुड बी सक्सेसफुल। बिल्कुल, आज की अच्छी बात से आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अच्छी बात में कि जो हमारे कायदे आज़म हैं उनका जो एक फरमान है यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, यानी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और वाकई ये कॉल किसी भी कौम के लिए एक रोशन मिसाल है क्योंकि इन तीनों चीज़ों के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। अगर आप ये इन तीनों चीज़ों के साथ हों तो कोई भी मुश्किल कौम को रोक नहीं सकती और जब लोग मुत्तहिद होते हैं तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना भी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी कौम में तफरीक हो गई तो आप देखिएगा वो किस तरह से फ़िरक़ों में और किस तरह से हिस्सों बकरों में बढ़ जाते हैं और फिर टूट फूट का शिकार होते हैं। तो एक कौम की ताकत उसी में होती है कि वो मुत्तहिद और यकजा हो और जब कौम का हर फर्द हर काम मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है, डिसिप्लिन के साथ हो रहा है, तो मुश्किलात कम हो जाती हैं और काम जल्द और बेहतर तरीके से मुकम्मल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक कौम की अगर बात करें या फिर एक किसी ग्रुप की कामयाबी की बात करें वो उसी वक्त मुमकिन होती है जब वो अच्छी तंजीम के साथ काम करे। जब इंसान के दिल में मजबूत ईमान होता है तो वो हर मुश्किल का मुकाबला हिम्मत से करता है, हौसले से करता है और ईमान इंसान को हार मानने नहीं देता, उसे कामयाबी की राह पर बिल्कुल जो फेथ है ना आपका, जो आप इसको अल्लाह पे तवक्कल कह लें या फिर आपका सेल्फ बिलीफ हो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मजबूत बनाती हैं, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद देती हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का फरमान था और इसके साथ साथ कुछ टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। आज बहुत सारी गर्मा गर्म चटपटी सी खबरें हैं। अमेरिका से स्टार्ट कर लेते हैं। अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है जबकि मजीद ब्रिगेड को BLA के पहले से मौजूद खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द दर्जे में भी शामिल कर लिया गया। और अमरीकी महकमा खारजा ने एलामिया जारी कर दिया है। BLA को 2019 में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के बाद STGT करार दिया गया था। 2019 के बाद से BLA ने मजीद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की जिनमें मजीद ब्रिगेड के हमले शामिल हैं और 2024 में BLA ने कराची एयरपोर्ट के करीब और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी।
बिल्कुल 2025 के अंदर अगर बीएलए की बात की जाए तो उसने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर भी मार्च में होने वाली हाईजैकिंग की जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें 31 शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जहाँ बाग हुए थे, जबकि 300 से ज्यादा मुसाफिर यरगमाल भी बनाए गए थे। और महकमा खारजा ने कहा है कि इक़दाम जो है ये ट्रंप इंतजामिया के दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म को जाहिर करता है और दहशतगर्द करार देना दहशतगर्द सरगर्मियों की मुआवनत रोकने का एक मौसर तरीका है। तो ये एक अच्छा स्टेप है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा स्टेप है, आई वुड लव टू अप्रिशिएट, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और आप स्टेप उठाएं। ट्रंप साहब को तो मैं ट्रंप अंकल कहता हूँ ना, ट्रंप अंकल एक जो है वो एक स्टेप और उठाएं। बीएलए के ऊपर आपने पाबंदी लगाई, मजीद ब्रिगेड को आपने जो है वो एक लिस्ट के अंदर डाल दिया। अब इसके साथ साथ इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो पीछे लोग इनकी जो स्ट्रिंग्स हिला रहे हैं, यानी कि भारत, उसके ऊपर भी आप लगाएं, उसको भी ब्लैक लिस्ट करें, उसके ऊपर आप टैरिफ तो बढ़ा रहे हैं, यू नो द एक्चुअल स्टोरी एज वेल। लेकिन आप ये देखें कि इनको ऑपरेट कौन कर रहा है, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, इनकी ट्रेनिंग भारत के अंदर हो रही होती है, बड़े सबूत मौजूद हैं, हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज बताते हैं। जहां से दहशतगर्दी का आगाज हो रहा है वो जड़ जो है उसका खात्मा जरूरी है, जड़ काट दें, उस जड़ को काटने की जरूरत है ताकि वो इस तरह के सरगर्मियां अमल में आए। बल्कि जड़ नहीं काटे, जड़ से ही काट दें ना। हाँ। तो उसी में आसानी होगी, ना रहेगा फितना, ना करना पड़ेगा फितनातुल खवारिज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात की और बहुत अच्छा कनेक्ट किया आपने बिलाल। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आलमी सालसी अदालत ने करार दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंतास मुआहदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक फैसला आलमी सालसी अदालत की जानिब से 8 अगस्त को सुनाया गया है। बिल्कुल, ताहम पीर को अदालत की वेबसाइट पर जारी किया गया तर्जुमान के मुताबिक, जिस स्पोक पर्सन ने बताया कि अदालत ने करार दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को जो है वह बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़ेगा, जबकि हाइड्रो पावर मंसूबों के इस्तिस्ना मुआहदे में तय शराइत के मुताबिक हों। जबकि तर्जुमान ने यह भी कहा है कि अदालत ने इस बात को करार दिया है कि सालिसी अदालत के फैसले हतमी और फरीकैन पर लाजिम होंगे। देखना ये है कि ये जो चीज़ें ख़ासतौर पे ये पूरी जंग जो हुई थी लास्ट रिसेंट वाली, ये हुई थी सिंतास मुआहदे के बाद ही, तो अभी तक अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है तो दफ्तर खारजा को एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ और लेना चाहिए। बिल्कुल, और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम भी किया है। और तर्जुमान ने कहा है कि फैसला भारत के नए रन ऑफ रिवर मंसूबों के डिज़ाइन मेयार की तशरीह करता है। फैसला लो लेवल आउटलेट्स, गेटेड स्पिलवेज, टर्बाइन इनटेक और फ्री बोर्ड पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। ठीक है जी, सिंतास मुआहदा ये एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि इस बेसिस पे की गई थी कि भारत कभी भी पाकिस्तान के जो दरिया पाकिस्तान से गुजर रहे हैं, भारत से होते हुए पंजाब की तरफ आते हैं, उनका पानी कभी नहीं रोकेगा। हम डैम्स बनाने में कामयाब तो हुए कि पानी स्टोर कर ले, लेकिन भारत करता क्या था कि कभी पानी की रफ्तार ज्यादा छोड़ देता था, जिसकी वजह से सैलाब और तुगयानी और सारे खेत खलियान तबाह हो जाते थे। अब इस ट्रीटी के अगर पास नहीं रखेंगे, मान नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, लेकिन यही बात है ना कि वो दुश्मन अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा, वो किसी ना किसी तरह तंग करने के लिए कभी आबी जारियत का सहारा लेगा तो कभी दहशतगर्दी का। तो यही वतीरा रहा है भारत का, लेकिन आगे चल के बौखलाहट का भी शिकार है, क्योंकि अमेरिका हमारे सफारती ताल्लुकात अमेरिका से जरा बहुत अच्छे बेहतर जा रहे हैं। और जहां तक भारत की बात की जाए तो उस पर टैरिफ पे मजीद टैरिफ आयद किए जा रहे हैं और उसकी सुर्खी भी हो रही है। जिस अब्बू के कहने पे भारत ने जंग रोकी थी वो भी हमारे अंकल लगते हैं ना। हाँ। तो हम अंकल के पास जाके बैठ गए, अंकल ने कहा यू आर अ वेरी गुड जेंटलमैन, आई लाइक यू, और मुझे वो जुमला याद है। और ये चीज भारत से बर्दाश्त अंकल लाइक्स पाकिस्तान, हाँ। अब्बू डजंट लाइक इंडिया। और इन्हीं की बात की जाए अमेरिकी सदर ट्रंप की, तो उन्होंने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसी कर दी। अच्छा, चीन के साथ भी इनकी कुछ चपकलिश बरकरार है, लेकिन वो फिर भी उस लेवल की नहीं है, क्योंकि वो बजाय कि उन पर मजीद टैरिफ आयद करे, उन्होंने 3 माह का ब्रेक ले लिया है, तौसी दे दी है इस मंसूबे को। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक चीन अमेरिका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी, ताहम ट्रंप ने सदारती हुक्म पर दस्तखत करते हुए चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसी कर दी। बिल्कुल ठीक है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145 पर टैरिफ आयद किया था, जो 145 चीनी दरामदात थी,
जबकि जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ लागू कर दिया था। फिर मई के अंदर मई में ये मुआहदे के तहत अमेरिका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% कमी भी की थी। वही बात है ना कि चीन कोई ऐसा छोटा मोटा या मामूली मुल्क तो नहीं है ना, आप उस पर टैरिफ आयद करेंगे तो उस पर आपको भी बराबर से जवाब देगा। तो चीन ने वही किया, तो उसके बाद फिर कुछ ना कुछ मसालेहत पे बात हुई। जुमला सुने आप, चीन कोई चाइना का 10 रुपए वाला खिलौना थोड़ी है कि कभी भी तोड़ मरोड़ के खत्म हो जाएगा। वो चले तो चांद तक, नहीं तो वो शाम तक। लेकिन ऐसा नहीं है चीन। लेकिन ये कि चीन अपने जो है ना एक बहुत अहमियत रखता है और उसकी वजह से जो ट्रंप ने ये फैसला लिया है कि इस फैसले में 3 माह की तोसी कर दी है और नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 माह तक नाफिज रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल से मंसूब बातों पर भारतीय वजारत खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि बयान एक बार फिर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की देरीना भारतीय आदत का मजहर है और भारत की जानिब से हमेशा बयानात को सियाक़ो सबाक़ से हटाकर पेश किया जाता है। भारत का मुबैना एटमी ब्लैकमेल का बयानिया एक गुमराहकुन और खुद साख्ता दावा है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी देने की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। जामे कमांड और कंट्रोल निज़ाम मुकम्मल सिविल निगरानी में काम करता है। जबकि पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे अहम मामलात में नज़्म ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। अगर इंसदाद दहशतगर्दी की बात करें तो उसके लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा भी हैं, जबकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनकर पहली सफ के अंदर लड़ती नजर आती हैं। बिल्कुल, और भारतीय वजारत खारजा के झूठे और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो भारत चाहे अपने वजारत खारजा के ज़रिए से बयान जारी करवाए या हमारे जो सफ़ीर हैं उनको अपने मुल्क में तंग करे या जो कोई भी इक़दामात करता रहे, बहरहाल ये कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। हम हमेशा से हमने दोस्ती का और अमन का हाथ बढ़ाया और हमारी तरफ जिस तरह से उन्होंने जो उन्होंने रिएक्ट किया वो सब दुनिया के सामने है। ठीक है, बिल्कुल। और ये अगर हम बात कर लें हमारे फील्ड मार्शल साहब की, तो फील्ड मार्शल हाफिज जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, इन्होंने जो जब से ये सीट संभाली, जब से मनसब संभाला आर्मी चीफ का, उस वक्त से अगर आप देखें तो अभी तक वो प्रोग्रेस चल रही है। वो पूरे उसी पेस के अंदर काम करते नजर आ रहे हैं। पहले तो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इस मुल्क में और इन हुकूमतों पर और बहुत से इदारों के ऊपर हो गया था, वो ख़त्म हुआ। फिर हम ये देखते हैं कि डॉलर की जो इनस्टेबिलिटी थी वो खत्म हुई, एक वक्त में कितनी स्टेबल हुआ जो डॉलर है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही थी और ज्यादातर हम देखते थे कि स्मगल शुदा सामान यहाँ पर आता था, जिसकी वजह से कस्टम और FIA बहुत एक्टिव हुए। फिर हम ये देखते हैं कि इन्हीं बॉर्डर्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, एक साहब हैं जो जेल के अंदर हैं, उस दौर में ये बताया जाता है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग वाया अफगानिस्तान, बहुत पैसा भेजा गया है बहुत सारी जगहों पे। अभी उन्हीं के लोग जहां जहां प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। जैसे वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था बोजदार साहब किधर है और कहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नो वन नोज दैट। अच्छा, इसी तरह जो आसिम मुनीर साहब हैं, जब फिर जंग की बारी आई तो हमने देखा कि किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। AI का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया गया, सारी टेक्नोलॉजीज का, सारी अपनी वर्क फोर्स का, सारी आर्म फोर्स का, एयर फोर्स का। फिर मिलने गए ट्रम्प से मिलने गए, फिर ट्रम्प से मुलाकात जो हुई, ट्रम्प ने खुद इनवाइट किया उनको डिनर पर। प्रोबेबली ही इज वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो जाके 1-on-1 मुलाकात करके आए हैं और बड़ा सराहा गया पूरी दुनिया के अंदर। आप ये देखें, अब जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है, जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटीज आबाद है दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान के इमेज में 100% इजाफा हुआ पॉजिटिव। आज पाकिस्तान को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। फिर एक कुछ लोग कहते हैं, एक टोला कहता था कि भाई हम जहाँ जाते हैं एक ही लीडर का नाम आता है। अब आप जरा ट्रेवल करें दोबारा वीजा लगवा के, अब आप जहाँ जाएंगे एक ही शख्स का नाम आता है, वो है आसिम मुनीर साहब। उन्हीं को जो है वो टच कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी में टच कर रही है। ना सिर्फ हमारे कौम का वकार बुलंद किया, ना सिर्फ हमारे के एक वक्त में हमें कहा जाता था ये मुल्क आइसोलेट कर देंगे और आइसोलेशन का शिकार है, आज ना सिर्फ जो कहते थे वो खुद आइसोलेटेड हैं, बल्कि पाकिस्तान सिफारती महाज पर हर तरह से आलमी दुनिया में अपनी जो खोई हुई शनाख्त है वो बहाल कर चुका है, बल्कि बहुत बेहतर तरीके से सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है।
देखिए, रियासत से पहले कोई चीज़ नहीं होती। सबसे पहले रियासत, रियासत के बाद आपकी सहाफ़त भी है, सियासत भी है, वकालत भी है, और आपके जितने प्रोफेशंस हैं वो सारी चीज़ें आती हैं रियासत के बाद। अगर आप रियासती जो महरक़ात हैं या रियासती अंसर हैं उनको आप फैक्टर्स को ज़रा सा हिलाने जुलाने की कोशिश करेंगे तो रियासत विल रिटेलिएट। बिल्कुल, और इसी तरह अगर रियासत ने रिटेलिएट किया तो उसी की मिसाल हमारे पास आ जाती है कि 9 मई के जो कुछ भी जितने भी महरक़ात थे और जितने भी लोग थे उनको अब सजाएं मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को शादमान थाना जलाओ, घिराव और पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात से बरी कर दिया गया है क्योंकि उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों केसेस का फैसला सुना दिया है और डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ठीक है, देखिए शाह साहब की अगर बात की जाए ना तो बड़े सीनियर एक पॉलिटिशियन है और बड़ा इनका एक वसी तजुर्बा है। फिर ये बहुत सी वजारतों पर मनसब भी रहे हैं और एक बड़ा एक अच्छा दौर गुजारा इन्होंने। एक शख्स के साथ जुड़ने के बाद आप, ठीक है, वो उस पार्टी की पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप चलते हैं, लेकिन आप ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करते जो शाह साहब ने नहीं किया। अब देखिए ना, केसेस के अंदर बरी होते जा रहे हैं। अब वही ना, जो एक बहुत जीरक सियासतदान होता है ना, वो अपने पिछले एतवार में पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहा है और बहुत सारी हुकूमतों में इन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी और ज़्यादातर ये वजारत खारजा के ओहदे पर फाइज रहे। तो ये बहुत एक जीरक, पढ़े लिखे और सुलझे हुए सियासतदान हैं जिन्होंने हमेशा एक अपना पॉजिटिव इमेज को उजागर किया, जिस जमात के साथ भी मुंसलिक रहे, लेकिन ये इन्होंने अपने वक़ार पर कोई आंच नहीं आने दी। अच्छा, अब कुछ एक सियासी जमात के यूथ के जो लोग हैं, यूथ है जो, वो कहेंगे कि अब शाह साहब की तो डील हो गई है, डील हो गई इसलिए जैन कुरैशी को भी बाहर निकाल दिया, शाहमूद कुरैशी को भी बाहर निकाल दिया, फवाद चौधरी को भी बाहर निकाल दिया। देखिए, दो चीज़ें, ये बुरे वक्तों में भी उस शख्स के साथ खड़े रहे, जेल काटी है, मजीद जो है वो केसेस भुगते हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं और बड़ी तकलीफें झेली हैं। या तो ये वफादार थे या फिर आपने वफादार लोग रखे हुए ही नहीं थे। फिर या तो आपके जो लीडर थे वो कहा करते थे कि यही मेरे साथी, मेरी टीम है। 11वां प्लेयर जो असद उमर साहब थे वो इस वक्त बदजन हुए हैं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं, वो सियासत छोड़ चुके हैं। असद उमर साहब की बात अगर मैं आपको करूं तो एक शख्स कहा करता था, ये मेरा वो प्लेयर है जो हैट्रिक करेगा बोल्ड करने में, ये जो है वो महकमा खजाना को या फिर जो मिनिस्ट्री उनके पास थी उसमें चैंपियन है सारी चीजों में। असद उमर साहब के आप बयानात तो सुने, इंटरव्यूज तो सुने कि वो किस कदर खफा हुए हैं आपके फैसलों से और आपकी चीजों से, क्यों हट गए। आपके पास जो लोग थे ना, आपने उनकी कदर नहीं की। और आज जो लोग हैं ये सारे बरसाती मेंढक हैं, सॉरी टू से। वो पार्टी नहीं रही अब, ना उसमें वो स्ट्रेंथ रही, ना लोग मुनज़्ज़म हैं और जो है ना अब उस तरह से नाम है, ना फिर अब एहतजाज की किसी तहरीक में लोगों का जमे गफीर देखने में आता है। तो ये सब मामला अब ठंडे हो चुके हैं। जहां तक तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमाओं की बात करें तो आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है और थाना शादमान चलाने के मुकदमे में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया है। ठीक है, अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर की बात कर लें तो उसके जज मंजर अली गुल कोर्ट लखपत जेल में फैसला सुनाया है। थाना शादमान नजरातिश केस में 19 मुल्जिमान का ट्रायल भी मुकम्मल कर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। आपको बताएं, भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रावेन साहनी ने भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराने का बयान मुज़ैका खेज करार दिया। कहा कि एयर चीफ APC सिंह का बयान किसी तरह दुरुस्त नहीं लगता, इसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी बातें वाज़ेह नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आखिरी लम्हे में एयर चीफ को हिदायत की हो कि अपनी तकरीर में ये बातें शामिल कर लो। एयर चीफ बातें अगर कुछ बताएं, मतलब उन्होंने पूछा कि एयर चीफ बताएं कि अगर कुछ हुआ है तो उसके सबूत कहाँ हैं। मतलब ऑब्वियसली आपके एलिबाइस तो होने चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं वो प्रूफ तो हो। उन्होंने ये भी कहा कि तबाह होने वाले तैयारे कहाँ हैं, अगर वाकई कुछ हुआ है तो आवाम को बताएं। प्रवीण सानी ने ये भी कहा था कि वो 5 लड़ाका तैयारे कौन से थे, क्या वो J-10 थे, JF-17 थे या F-16 थे। ये सब चीजें ऐसी हैं जो किसी भी एयर चीफ को मालूम होनी चाहिए। अब उनके लोग ना उन्हीं के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं कि अब भारत को वो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से बचे, कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बचे, कि वो पाकिस्तान से जो उसको सुबकी हुई है उससे बचे, या जो अपने ही मुल्क में इंटरनल क्राइसिस उनके शुरू हो गए हैं, और या फिर जो लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं वो कहाँ मुंह छुपाएं।
आप हमारे पास आए, हम हमारे एयर चीफ, बल्कि एयर चीफ को भी छोड़े, क्या नाम था वो एयरफोर्स हैंडसम बॉय का? औरंगजेब साहब से हम आपको ब्रीफिंग दिलवाएंगे। मतलब ही इज जस्ट एक्सट्रीमली हैंडसम मैन। सोशल मीडिया के ऊपर तो मतलब कांटे ही तोड़ दिया ना वो रेटिंग का ना। जवान लोग, मतलब जेनजीज, कैन यू बिलीव इट कि ये बुढ़े लोगों की बातें नहीं कर रहा, ये जेनजीज की बात कर रहा है। जेनजीज का क्रश है औरंगजेब साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के, और उनको बिठाएंगे। वो अपनी पर्सनालिटी वाइज इतने अच्छे हैं, बल्कि उन्होंने जो मार्का सरंजाम दिया है 640 उन्होंने जिस तरह से कहा है ना, तो वो सारी कौम जो है ना इसके लिए बिल्कुल इतनी इम्प्रेस थी कि भाई किस तरह से इन्होंने, और बाकी इन्होंने इनको टेक्नोलॉजिकली उस शेर की अक्कासी की है। हाँ, जबरदस्त। वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। ये वही उस शेर की अक्कासी की है इन्होंने। अब औरंगजेब साहब को अगर हम बोलते हैं ना कि भाई आप बैठे, ये इंडियंस आ रहे हैं और ये आर्मी चीफ आएंगे इनके, और वो फलाना चीफ आएंगे, फलाना चीफ आएंगे, सारे चीफ्स आएंगे इनके, आप इनको ब्रीफिंग दें कि आपने कहाँ जहाज गिराए, कहाँ मलबा है, और कौन से लोग कहाँ से जो है वो भागे हैं। यही चीज भारत से बर्दाश्त नहीं हुई, और भारत ने एक बार फिर सिफारती आदाब की खिलाफवर्जी की। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी है, और उन्हें मुद्दत खत्म होने से कबल ही घर खाली करने का हुक्म दे दिया है। चलें जी, कोई बात नहीं। इस जराये के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी हो रही है, करनी भी चाहिए, आपको मिलेगा कुछ नहीं आपको। काम हम बॉर्डर के इस पार से कर लेंगे। घर की इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फवक्तन रोकी जा रही हैं। सिफारतकारों के बच्चों के स्कूल दाखिले भी कैंसिल कर दिए गए हैं। शर्मनाक बात है, इतनी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। अपने मुल्क में आए हुए किसी मेहमान को आप इस तरह तंग करेंगे, उनकी इंटरनेट सर्विस बंद करेंगे, उनके बच्चों के स्कूल के दाखिले कैंसिल करेंगे, और जो है ना उनको घर खाली कराने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन उससे पहले आप घर खाली कराने की बात करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आपने अपने छोटेपन का मुजाहरा किया है। 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को अब तक घर छोड़ने का भारत ने हुक्म दे दिया है। तो इससे ज़्यादा भारत कैन नॉट गेट मोर लो। We don't have a single problem for this action or for this act of India. लेकिन बात यह है कि आप जरा हमें तो तंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक मशवरा दे रहा हूं आपको। वो कहते हैं ना, डोंट गिव एडवाइस अंटिल यू आर आस्क्ड, लेकिन आई एम गोना गिव यू द एडवाइस। आप अपने इर्द गिर्द अंदर भी झांकें जरा, घुसपैठिए वहां भी हैं बिल्कुल, जो आपको पता नहीं चलेंगे कौन है, क्या पता वो आपके अपने ही हो। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मार्का हक की, जिसमें शानदार फतह ने आज़ादी के जश्न में नई रूह फूंक दी है। हर कोई जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन हो गया है, और आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। घरों को देख लें आप, इमारतें, शाहराहें सब स्लाइड से सज गई हैं। और इस वक्त अगर आप बाहर निकलें शाम के टाइम या रात के टाइम, आपको पूरा कराची ग्रीन और वाइट लाइट्स में नहाया हुआ नजर आएगा। शहरियों का जोश खरोश देखें, झंडियों, बैचेस और दीगर आराइशी सामान की खरीदारी इतनी बढ़ गई है। और सखर में बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर भी जगमगा उठा। यानी कि सिर्फ कराची की हम बात नहीं कर रहे, दीगर भी जिनके शहरों की बात कर ली जाए तो सजावट ने शहरियों के दिल मोह लिए हैं। जबकि मुबारक हक और आज़ादी के जश्न के सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में रंगारंग तकरीब हुई, जो मैंने आपको बताया था। म्यूजिक का तड़का लगा और नामवर गुलकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। गवर्नर सिंध भी सुरों पर झूम उठे। भाई गवर्नर साहब, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड मैन। आई हैव नेवर सीन अ गवर्नर इन माय लाइफ लाइक दिस, कि आप इतने एक्टिव हैं। अब हमने देखा कि मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हैं, रैली निकालने, फारूक सत्तार साहब पीछे बैठे हुए। अच्छा, फारूक भाई नजर ही नहीं आ रहे थे ना पीछे, गवर्नर साहब माशाल्लाह से ऐसे डील डॉल उनकी, बैठ के वो नहीं तो छोटे बच्चों को साथ बिठा के लेके जाते हैं। बट फारूक भाई, वी लव यू, बड़ा अच्छा जो है वो कम बैक किया इन लोगों ने। फारूक सत्तार वाज द ओनली वन जो कामरान टिशोरी को सपोर्ट किया करते थे। मैं जरा सा पॉलिटिकल उसमें रहा हूँ, तो मुझे पॉलिटिकल बीट के बारे में एक इंटरेस्ट भी रहता है। फारूक सत्तार साहब ने पूरी जान लगा दी थी कि कामरान टिशोरी साहब को जो है वो टिकट मिल जाए और टिकट दे दिया जाए। ये बाकायदा तौर पे ये जो आपका बहादुराबाद वाला ऑफिस है, अच्छा, इसकी रेनोवेशन हो, चीजें हो, ये भी जिम्मे थी कामरान टिशोरी साहब के, जो कि गवर्नर हैं। और फिर उसके बाद कामरान टिशोरी साहब को आने नहीं दिया इस पार्टी के अंदर। फारूक सत्तार साहब को
भी जो है वो कन्वीनरशिप से हटाया गया, डिप्टी कन्वीनर थे फारूक सत्तार साहब, 2 साल तक बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अपनों ने घर से अलग कर दिया था, तो किराए के मकान में जाके रहते हैं। लेकिन ये होता है पॉलिटिशियन, ये होता है विल पावर। इससे भी आपको मैसेज मिलता है कि अगर आप हिम्मत ना हारें, अगर आप मेहनत करना ना छोड़ें, तो आप कम बैक कर सकते हैं। और कम बैक ऐसा नहीं होता, कम बैक आपका 2 स्टेप ऊपर होता है। आज फारूक सत्तार साहब सीनियर डिप्टी कन्वीनर ऑफ एमक्यूएम पाकिस्तान है, और ये तारीख के सुनहरे लफ्जों में लिख दिया गया कि आज जो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब हैं, जो कि चहीते तरीन इदारों के भी, हुकूमतों के भी, सालिसी के किरदार में भी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एवर जिसकी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाता है। माशाल्लाह फारूक सत्तार लेकर आए, फारूक सत्तार ने ये हीरा तराशा है भाई, जबरदस्त। और अब कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज आपसे शेयर करते चले। अच्छा बिलाल, कल मैंने जो इंटरेस्टिंग न्यूज शेयर की थी उसमें हमने बताया था कि सूरजमुखी का जो फूल है ना, जिसके पौधे की हाइट यहाँ तक होगी, यहाँ तक बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो इतने ज्यादा वो पौधे की नशोनुमा हुई कि वो 3 मंजिला इमारत तक के वो पौधा बढ़ता गया और उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम पर है वैसे? ये अमेरिका में किसी शहर में था। तो ये सूरजमुखी के फूल की हमने कल बात की, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो गाय की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि एक गाय के दूध को इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा समझा जाता है और दूध से हर किस्म के फ़वाइद हासिल किए जाते हैं, जैसे मक्खन, घी, क्रीम निकाला जाता है। तो वैसे तो अमूमी तौर पर गाय एक दिन में 12 से 35 लीटर दूध देती है, ताहम एक गाय ने 3 दिन में रिकॉर्ड कायम कर दिया, और इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया कि आप वाकई एक गाय से इतना दूध भी हासिल किया जा सकता है। और ये वाकया पेश आया है ब्राजील में, जहां गाय ने 3 दिन में 343 लीटर दूध देकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। मतलब देखें ये पौधे और जानवर क्या क्या अपने कारनामे मुझे कुछ कहना है। पहले तो उस गवाले का वो जो काऊ मैन है, हाँ। उसको जरा सा आप पकड़े, कहीं दूध में पानी तो नहीं मिलाया था लेकिन 343 लीटर। लेकिन ये आप अगर अपने जानवरों को या अपने पौधों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा फराहम करें तो यकीनन उनकी फिर जो नेचुरल जो ग्रोथ होगी वो और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यौमिया के हिसाब से अगर तकसीम किया जाए तो ये औसतन रोजाना तकरीबन 114 लीटर दूध बनता है, जो आम डेयरी गायों की पैदावार से कई गुना ज्यादा है। और ये कारनामा न सिर्फ गाय की जो जेनेटिकल खूबियां है ना वो, बल्कि बेहतरीन खुराक, देखभाल और फार्मिंग टेक्नोलॉजी का नतीजा समझा जा रहा है। बिल्कुल, और ये बड़ी जबरदस्त ये एक न्यूज़ है, और इसका मैं खुलासा बाद में करेंगे। जरा इस खबर को कंप्लीट आपको बताएं कि जो इस किस्म की ज्यादा दूध देने वाली गायें होती है ना, वो उमूमी तौर पर हाई प्रोडक्शन ब्रीड्स जैसे कि जो हॉल्स्टीन नस्ल कहलाती है उसका जोड़ा ये जो है वो होता है, ये उससे जोड़ते हैं इसको। जबकि फार्मिंग माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये कारनामा सिर्फ गाय की जो जेनेटिकल खूबी है उसमें नहीं, बल्कि जदीद फार्मिंग टेक्नोलॉजी, मुतवाज़िन खुराक और मुस्तकिल देखभाल की बदौलत ये मुमकिन हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो कि आपने बहुत प्यारी की, विच आई रियली लव टू अप्रिशिएट यू फॉर सेइंग दिस, कि आपने जो जुमला कहा ना कि अगर आप ख्याल रखें, किसी केयर करें, देखिए कोई भी मखलूक हो, इंसान, जानवर, हैवानात, आप इनका जब ख्याल रखते हैं तो दिमागी तौर पर एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट होता है, एक ऐसा हार्मोन जिस्म के अंदर जाता है कि आपकी ही जिस्मानी जो ताकत होती है उसको जब आप विल पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा काम करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आप एक्टिव हो जाते हैं। अगर आप दूध देने वाले जानवर है तो आप दूध देंगे, अगर आप जहर उगलने वाले जानवर है तो आप जहर उगलेंगे, अगर आप तेज दौड़ने वाले जानवर है तो आप और तेज दौड़ेंगे, अगर आप ताकतवर जानवर है जो वजन उठा सकते हैं तो आप और ज्यादा वजन उठाएंगे, अगर आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, तो आपका दिमाग अगर 7 to 8% जैसे कि वर्क करता है तो आप भी आइंस्टाइन की तरह 33 से 35% जो है वो दिमाग चलाने में कामयाब हो सकेंगे। और आज हम इसी टॉपिक पर हमारे एक गेस्ट को भी हमने मदऊ किया है, जो कि सेकंड सेगमेंट में आप देख सकेंगे कि इंसान के दिमाग में लामहदूद सलाहियतें मौजूद हैं, और अगर हम इन महदूद अगर हम ये समझे ना कि हम महदूद हैं तो हम इन सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये सलाहियतों से हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं और हम अपने बहुत सारे और तरक्की के जो है ना मराहिल तय कर सकते हैं, तो उस हवाले से भी हम आज डिस्कशन करेंगे। आज आपको बताएंगे कि आपका दिमाग कितना सेहतमंद है और कितना फीसद काम कर रहा है, और अगर इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं। माइंड साइंस कॉन्सर्ट हमारे साथ होंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।